जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गद्य शिक्षण के अंग। दोस्तों, गद्य शिक्षण के मुख्यतः 3 अंग हैं, जिसमें आपका आता है वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण। दोस्तों, वाचन क्या होता है? तो शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश के सस्वर वाचन को आदर्श पाठ कहा जाता है। यह आदर्श वाचन इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जा सके जिसका अनुकरण विद्यार्थी करे और उच्चारण संबंधी कोई अशुद्धि उनसे न होने पाए। दोस्तों, सस्वर वाचन 3 या 4 बालकों से आदर्श वाचन के पश्चात करवाया जाता है। शिक्षकों द्वारा आदर्श पाठ और विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण पाठ किया जाता है। दोनों ही सस्वर पाठ होते हैं, किंतु सस्वर पाठ के साथ ही मौन पाठ का भी गद्य शिक्षण में विशेष महत्व है, ताकि विद्यार्थी मौन रहकर भी पढ़ते हुए विचार ग्रहण करना सीख ले। और वाचन गद्य शिक्षा का प्रमुख अंग है, चाहे वह वाचन स्वर हो या मौन वाचन हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो व्याख्या क्या होता है? दोस्तों, पाठ में शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और वाक्यों की व्याख्या करना अनिवार्य होता है, क्योंकि गद्य का तो मुख्य उद्देश्य ही शब्द भंडार में वृद्धि करना होता है। अतः व्याख्या करना गद्य शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। शब्दों की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आप दोस्तों देख सकते हैं उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और आपका आता है स्पष्टीकरण विधि। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि उद्बोधन विधि में क्या चीज़ें आती हैं। उद्बोधन विधि में दोस्तों आपका आता है प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन द्वारा, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, मॉडल द्वारा, चित्र द्वारा, रेखा चित्र द्वारा, मानचित्र द्वारा, अंतरकथा द्वारा तथा वाक्य प्रयोग। दोस्तों, ये सभी उद्बोधन विधि में आता है। प्रवचन विधि में दोस्तों आपका आता है पर्यायवाची शब्द, समान रूप शब्द और समानार्थी शब्द। कहने का मतलब है दोस्तों, ये तीनों एक ही टाइप के होते हैं, जिसे हम समान रूप भी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं और समानार्थी भी कह सकते हैं। दोस्तों, स्पष्टीकरण में क्या आता है? तो स्पष्टीकरण में आपका आता है व्युत्पत्ति द्वारा, विलोम द्वारा, व्याख्या द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा, समास विग्रह द्वारा और प्रत्यय उपसर्ग द्वारा स्पष्टीकरण विधि किया जाता है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि विचार विश्लेषण क्या होता है। दोस्तों, गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य है भाषा ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण करना। वाचन और व्याख्या द्वारा बालक की भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, किंतु विचार विश्लेषण द्वारा विचार ग्रहण करने में बालकों को समर्थ बनाना अति आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के पाठों के विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। लेख संबंधी प्रश्न पूछकर अध्यापक पूरे गद्यांश का विचार विश्लेषण क्रमानुसार करवा सकता है। विचारों को क्रमबद्ध रूप में विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर द्वारा निकलवाना चाहिए। दृष्टांत तथा उदाहरणों द्वारा जटिल विचारों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। लेखक का संक्षिप्त परिचय देकर लेख में आए नवीन विचारों का भी संबंध बालक के पूर्व ज्ञान से किया जा सकता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ये अलग अलग से इनका उद्बोधन विधि क्या होती है। दोस्तों, इस विधि के अनुसार बालक प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ स्वयं न बताकर विभिन्न प्रणालियों द्वारा उद्बोधित करता है। जैसे कि मैंने जो प्रणालियाँ बताया था, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन द्वारा, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, प्रत्यक्ष मॉडल द्वारा। यदि हम कोई दोस्तों उदाहरण लेना चाहें तो पुस्तक का अर्थ समझाने के लिए प्रत्यक्ष पुस्तक दिखाना, ऋषि का अर्थ समझाने के लिए ऋषि का चित्र दिखाना, त्रिकोण का अर्थ समझाने के लिए मानचित्र की सहायता से एवं कारागृह को अर्थ समझाने के लिए हम मॉडल को प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम स्पष्टीकरण विधि की। तो दोस्तों, स्पष्टीकरण विधि क्या होता है? तो यदि शब्द का अर्थ उपरोक्त विधियों से उद्बोधित न हो सके, यानी कि जैसे कि हमने व्याख्या में 3 बताए, एक था उद्बोधन, दूसरा प्रवचन और तीसरा स्पष्टीकरण। यदि उद्बोधन से बच्चा नहीं सीख पाता है तो क्या कर सकते हैं हम? स्पष्टीकरण द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे व्युत्पत्ति बताना कि श्रमजीवी शब्द श्रम से बना है। विलोम शब्द द्वारा भी अर्थ समझाया जा सकता है और सहकारिता के सिद्धांतानुसार शब्द का संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि दोस्तों हम उदाहरण देखिए तो कायर का विलोम
वीर बताना, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक नामों अथवा शब्दों को व्याख्या द्वारा स्पष्टीकरण करना। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रवचन विधि की। तो दोस्तों प्रवचन विधि क्या होता है? दोस्तों प्रवचन विधि में आता है आपका कि जब शब्द का अर्थ उद्बोधित न होने पर भी कुछ विद्वानों द्वारा स्वयं अर्थ बताया जा सकता है। मतलब कि उद्बोधित न हो रहा है कोई शब्द का अर्थ, तब भी क्या किया जाए, कुछ विद्वानों द्वारा स्वयं अर्थ बताया जा सकता है। जैसे कि कठिन शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताकर, जैसे नियति के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द भाग्य बताकर, कठिन शब्दों की परिभाषा देकर, उदाहरण में देखें कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिसको छूने से प्रत्येक धातु सोने में बदल जाता है। अर्थ का विस्तार, विशेषतः इस विधि का प्रयोग मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ समझाने के लिए में किया जाता है। दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे यदि आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि गद्य शिक्षण के अंग, इसके मुख्यतः 3 विधि होते हैं जिसमें वाचन, व्याख्या, विचार विश्लेषण आते हैं। और वाचन में मैंने आपको बताया कि पहले क्या करता है, शिक्षक किसी भी पाठ को पहले रीडिंग लगाता है, उसके बाद क्या करता है, विद्यार्थियों द्वारा रीडिंग लगवाता है ताकि जो शिक्षक के द्वारा किया गया उच्चारण किया गया, विद्यार्थी उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण का उपयोग न करे। व्याख्या में दोस्तों आपने देख लिया होगा उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में क्या होता है कि बच्चे को सामान्य सी चीज़ें समझाने के लिए किसी चित्र और मॉडल का जब प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी को बताने के लिए, तो हम उसे उद्बोधन विधि में लेते हैं। और स्पष्टीकरण विधि में क्या होता है कि जब उद्बोधन विधि द्वारा किसी भी चीज़ की स्पष्टीकरण नहीं हो पाती तो हमें इस विधि का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें कि हम विद्यार्थी को समझाने के लिए विलोम शब्द, व्याख्या द्वारा या फिर संधि विच्छेद द्वारा, समास, विग्रह, प्रत्यय, उपसर्ग के द्वारा विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जाता है। और दोस्तों प्रवचन विधि में क्या होता है, तो प्रवचन विधि में भी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कभी कभी जिसका कि हमें मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन यदि हम उसका सिनोनिम्स बता देते हैं, उसका पर्यायवाची बता देते हैं, तो वहाँ पे समझने में आसानी हो जाती है, तो प्रवचन विधि में आ जाता है। दोस्तों विचार विश्लेषण भी आपने जान लिया होगा कि विचार विश्लेषण कब किया जाता है। दोस्तों जैसे कि बताया मैंने था कि ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण करना ही मेन उद्देश्य होता है किसी गद्य का मेन उद्देश्य यही होता है कि उसमें क्या किया जाए, भाषा ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण करना। वाचन और व्याख्या द्वारा बालक के भाषा के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।